आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल कॉमर्स वाला पे, जहां पे मैं दिशा कारिया आप सभी का मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो इस बार लेकर आई हूं। तो अगर आप वो स्टूडेंट हो जो कहता है कि मैम लॉन्ग आंसर्स हम पढ़ तो लेते, समझ तो लेते, बट उसको याद नहीं रख पाते, जब हम नए क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो पिछले पढ़े हुए क्वेश्चंस हम भूल जाते हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। ठीक है, तो यहां पे अगर इस वीडियो की बात करें, इस वीडियो में सिर्फ 5 ऐसे सिंपल टिप्स मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं जो करना बहुत आसान है, बट ऐसे अगर आप इन टिप्स को अपनी पढ़ाई में डालते हो, इनको प्रैक्टिस करते हो, तो आप अपने लॉन्ग आंसर्स को इजीली याद भी रख पाओगे और उसको इजीली एग्जाम्स में लिख भी पाओगे। तो चलिए भाई, यहां पे बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम डायरेक्टली यहां पे इन टिप्स के ऊपर जाते हैं। बट एक चीज याद रखना, ये कोई जादू नहीं है, मैजिक नहीं है कि आज आपने पढ़ा, चलो हो गया भाई मैंने पढ़ लिया, अब मेरे इसमें ये काम आ जाएगा, दिशा मैम ने बोला लॉन्ग आंसर्स याद रह जाएंगे। नहीं, इसकी आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी होगी। रेगुलरली जब भी आप पढ़ाई करते हो तो इन टिप्स को आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा, तब जाके बात बनेगी और तब जाके ये लॉन्ग आंसर्स को आप इजीली याद रख पाओगे। ठीक है, तो चलिए भाई, यहां पे सबसे पहले टिप से शुरुआत करते हैं जो कि बहुत ही सिंपल टिप है। तो यहां पे सबसे पहली टिप कहती है कि हमेशा आपको डेली लाइफ एग्जांपल्स का इस्तेमाल करना चाहिए जब भी आप पढ़ाई को करते हो। देखो मेरे दोस्त, अब आप उतने छोटे स्टैंडर्ड में नहीं हो, जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, हमें यहाँ पे सिखाया जाता था कि भाई अगर आपको कोई चीज को पढ़ना है तो बुक ले लो, रीड करते रहो, रीड करते रहो, रीड करते रहो। नहीं, आज की तारीख में आप जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, चाहे वो बिजनेस स्टडीज हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो जिसमें बहुत सारे लॉन्ग आंसर्स होते हैं, चाहे वो आपका कोई और थ्योरी सब्जेक्ट हो जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप, तो इस केस में सारे जो कांसेप्ट्स है उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी होती है, रियल जिंदगी में भी इसका एग्जाम्पल यहाँ पे इस्तेमाल होता है। राइट, एक बेसिक ऑफ द एग्जाम्पल लेते हैं भाई। आज के तारीख में अगर कोई चीज बहुत ट्रेंड कर रही है ना, या कोई चीज जिससे सभी लोग परेशान है, वो है हमारे टमाटर का भाव। ठीक है, टमाटर भाई बहुत भाव खा रहा है और ये टमाटर मार्केट में करीबन 200 रुपीज पर केजी यहाँ पे पहुंच गया है। ठीक है, यहाँ पे जो 30 रुपए 40 रुपए किलो चीज मिलती थी, आज की तारीख में भाई भाव खाते खाते पहुंच गई है 200 रुपीज पर केजी। तो यहाँ पे अगर मैं इस चीज में मान के चलिए आपकी इकोनॉमिक्स का एक कंसेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहती हूं जो कि है डिमांड। राइट, तो हम सभी को पता है कि यहाँ पे अगर टोमेटोज का प्राइस जो है ये 200 रुपीज केजी बढ़ गया है, मतलब ये इंक्रीज हो गया है, या तो मैं तो कहूंगी बहुत इंक्रीज हो चुका है। तो इस केस में अगर प्राइस बढ़ गया है तो हमारे घर पे भाई टमाटो का सूप, टमाटो की सब्जी, दाल में टमाटर बंद, ये सब शुरू हो चुका होगा। आज भी अगर आपके घर पे टमाटो सूप बनता है ना डेली, ए भाई मैं पैकेट वाला नहीं बोल रही, असली टमाटर का बोल रही हूं, तो यहाँ पे अगर टमाटो सूप बनता है ना तो भाई एकदम अंबानी वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, बट एनी विच वेज यहाँ पे अगर टोमेटोज का प्राइस बढ़ चुका है तो हम सभी को पता है कि हमारे घर में ये टोमेटोज का प्राइस बढ़ने के कारण इसका जो इस्तेमाल है, इसका जो परचेस है वो कम हो चुका है। हम मार्केट में जाते हैं तो पहले जो 1 किलो भैया टमाटो दे दो ऐसे एकदम आराम से बोलते थे, अब कहते हैं नहीं भाई 250 ग्राम दे दो, बहुत हो गया। ठीक है, तो यहां पे अगर देखा जाए तो सिंपल सा डिमांड का कंसेप्ट अप्लाई होता है कि मेरा अगर यहाँ पे जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया तो मेरा जो डिमांड ऑफ टोमेटोज है वो क्या हो गया मेरे दोस्त, डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे यही चीज आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है, प्राइस ज्यादा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, लेकिन इसको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कंसेप्ट्स को रियल लाइफ एग्जांपल से बहुत इजीली यहाँ पे याद रख सकते हो। वैसे एग्जांपल मान के चलिए हम बिजनेस स्टडीज में लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि हेनरी फ्योल ने दिया था, जो कि है यहाँ पे आपका डिविजन ऑफ वर्क। ठीक है, अब डिविजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल कहता है कि जो भी आपका टोटल काम है उसको आपको लोगों में बांटना चाहिए, और काम को बांटते वक्त ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति किस काम में एक्सपर्ट है या कौन सा व्यक्ति किस काम को यहाँ पे इजीली कर सकता है। तो ऐसे काफी बार होता है कि हमारे स्कूल में इवेंट्स होते हैं, हमारे स्कूल में ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं, ग्रुप गेम्स होते हैं, तो ऐसे केस में कौन व्यक्ति क्या काम करेगा पहले डिवाइड किया जाता है। उसके अलावा हम जब काम डिवाइड करते हैं तो सबकी एक्सपर्टाइज देखते हैं। तो ये भी तो एक रियल लाइफ एग्जांपल है। घर पे मेहमान आ रहे होते हैं तो काम मम्मी बांट देती है, बेटा तू ना ये सफाई कर ले, तू ना मार्केट से सामान ले आ, राइट? होता है कि नहीं होता है?
तो यहाँ पे ये चीजें डिविजन ऑफ वर्क नहीं है तो क्या है? तो मुझे डिविजन ऑफ वर्क को यहाँ पे समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि रट्टा मार रहा है, ये आपके डेली लाइफ में होता आ रहा है। अगर आप उसको इस तरीके से समझोगे तो समझना और याद रखना आसान हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज बेटा यहाँ पे क्या है, या दूसरा टिप यहाँ पे क्या है, तो वो कहता है कि क्रिएट अ विजुअल इमेज। मतलब कुछ चीजें जो है उसको आप इमेजिन करो। हर चीज रियल लाइफ में आपने हो सकता है एक्सपीरियंस नहीं की, डिविजन ऑफ वर्क किया होगा बट यूनिटी ऑफ कमांड शायद नहीं किया होगा। तो ऐसे केस में एक इमेजिनेशन क्रिएट करो। ठीक है, आप इमेजिन करो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगेन मैं एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को लेती हूं। लेट अस से कि मैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे लेती हूं आपका यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, तो मैं अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लेती हूँ यूनिटी ऑफ कमांड, तो इस केस में कहा जाता है कि एक पर्सन का एक बॉस होना चाहिए। तो आप इमेजिन करो कि अगर आप एक एम्प्लॉय हो, आपको एक बॉस आके एक काम देता है, दूसरा बॉस आके दूसरा काम देता है। अब दोनों कहते हैं कि मेरा काम अर्जेंट है, 4 बजे तक करना है। अब आप 4 बजे तक दोनों का काम नहीं कर सकते, इसका किया तो इसकी डांट पड़ेगी, इसका किया तो इसकी डांट पड़ेगी। तो ऐसे केस में आपकी क्या सिचुएशन होगी? आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपके ऊपर कियोस क्रिएट हो जाएगा, आपको यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, राइट? तो उस केस में अगर मैं यूनिटी ऑफ कमांड का यहाँ पे एग्जांपल देती हूं, तो इस केस में आपको बस इस सिचुएशन को विजुअलाइज करना है। मतलब बेसिकली आपको ये सिचुएशन को यहाँ पे इमेजिन करना है। ठीक है, चलिए हम फिर जाते हैं आगे टू द नेक्स्ट, जो कि है यहाँ पे अंडरस्टैंड बिफोर लर्निंग। राइट, तो जब मैं कहती हूं अंडरस्टैंड बिफोर लर्निंग, इसका मतलब क्या होता है? भाई तोते की तरह मत बनो। एक होता है कि बचपन से ना एक आदत डाली जाती है, जैसे हम स्कूल में, अब कभी कभी ऐसे भी होता है कि भाई प्रीवियस आदतें निकलती नहीं है तो बहुत दिक्कत आती है। जैसे स्कूल में ना ABCD या 1 2 3 जब भी पढ़ने की शुरुआत करी थी, तो शुरुआत में ही A फॉर एप्पल क्यों मालूम नहीं है, पर इतना मालूम है A फॉर एप्पल। क्यों A फॉर अल्फाबेट क्यों नहीं? ठीक है ना, तो ए से तो काफी वर्ड्स है, बट सभी को पढ़ाया गया था A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। क्यों भाई B फॉर बैट नहीं? समझ रहे हो? तो यहां पे अगर देखा जाए तो हमें शुरुआत से एक आदत डाली जाती है कि जो हमें पढ़ना है ना, बस उसको बोलते रहो और रट्टा मारते रहो। लेकिन आज के तारीख में पॉसिबल नहीं है। जब भी आप 1 पेज 2 पेज 10 पेज 20 पेज की किताबों की एग्जाम देते थे, आज आपकी एक सब्जेक्ट की किताब 200 पेजेस की है। अब आप सोचोगे कि मैं 200 पेजेस को रट्टा मार के यहाँ पे एग्जाम लिखूं, पहली चीज तो वो पॉसिबल नहीं है, और दूसरी चीज अगर पॉसिबल कर भी दी ना तो उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि अगर आपने रट्टा मार के एग्जाम लिखा और मार्क्स आ भी गए ना मेरे दोस्त, जिंदगी में तो काम नहीं आने वाला वो। राइट, तो ऐसे केस में कभी भी रट्टा मारना अवॉइड करो। कोई भी चीज को अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने से पहले उस कंसेप्ट को आप समझो। हाँ, मुझे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल याद रखना है, बराबर है, पर याद रखने के पहले हर एक प्रिंसिपल का मतलब मैं समझू या नहीं समझू, क्योंकि अगर मैं समझूंगी फिर पढ़ूंगी तो याद रहेगा। सिर्फ पढ़ूंगी समझ में नहीं आया, फिर वो रट्टा जैसे लोग मारते हैं ना, तो एक सेंटेंस आप एकदम ऐसे रट्टा मार रहे हो, बीच में एक वर्ड भूल गए ना तो आगे का पूरा भूल जाओगे। फिर सामने वाला बोलेगा ऑफ दिस टाइम, हाँ ऑफ दिस टाइम, फिर उसके आगे ये था। तो ऐसे सिचुएशंस भाई मत आने दो। जो हम बचपन में करते थे वो तभी सूटेबल था, तभी भी नहीं करना चाहिए, बट चलो जो कर दिया सूटेबल था, कर दिया हो गया, छोड़ो बात। राइट, यहां पे अगर आज की तारीख में अगर आप बात करोगे तो कोई भी सब्जेक्ट्स है ना, हमेशा याद रखना उनके जो कंसेप्ट्स है, ये कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत ही ज्यादा यहां पे इंपॉर्टेंट है। आप इन कंसेप्ट्स को एक बार समझ लेते हो, उसके बाद ही आप उनके पढ़ने की यहां पे शुरुआत करो। ठीक है, इससे क्या होता है, जब आप कंसेप्ट को समझते हो, पहली चीज तो समझने के बाद उनको यहां पे पढ़ना आसान हो जाता है, याद रखना आसान हो जाता है। दूसरी चीज, एक बार आपने समझ लिया ना चीजों को, तो आप उनको अगर अपने लैंग्वेज में भी लिखना चाहोगे तो भी बहुत आसानी से यहां पे लिख पाओगे। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं फिर टू द नेक्स्ट, जो कि है यहां पे आपका 4th पॉइंट। अब 4th पॉइंट यहां पे क्या कहता है, राइट व्हाट यू रीड। प्रूवन है यहां पे, प्रूवन है डेटा एनालिसिस से कि भाई रीडिंग के कंपैरिजन में अगर आप कोई चीज लिखते हो ना, राइटिंग इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ रीडिंग। ठीक है,
देखिए जनरली हम क्या करते हैं, जब भी पढ़ने बैठते हैं ना, जैसे थ्योरी सब्जेक्ट्स स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, मैथ्स अकाउंट्स है, तो आपको सॉल्व करना है, चलो छोड़ो बात, बट लॉन्ग आंसर्स तो थ्योरी सब्जेक्ट्स की कहानी है, राइट? तो थ्योरी सब्जेक्ट हम पढ़ने बैठते हैं, ऐसे सामने टेक्स्ट बुक या रेफरेंस बुक खोल देते हैं। अब उसमें से हमने पहली लाइन पढ़ी, पहला क्वेश्चन पढ़ा, सेकेंड क्वेश्चन पढ़ा, थर्ड क्वेश्चन पढ़ा, तो यहां पे प्रूवन है कि अगर कोई चीज को आप रीड करते हो और उसके कंपैरिजन में उसी चीज को आप जब लिख के पढ़ते हो ना, एक बार लिखना 7 बार पढ़ने के बराबर है। इसीलिए बचपन में काफी बार हम जब मिस्टेक्स करते थे, कोई चीज हमें याद नहीं रहती थी, तो हमें कहा जाता है 10 बार सेम चीज लिखो, क्योंकि आपने 10 बार लिखा मतलब आपने 70 टाइम्स उसको पढ़ा, उसके बराबर ये चीज हो गई। समझ रहे हो? तो चीजों को अगर आप रीड करके इतने आसानी से याद नहीं रख पा रहे हो, स्पेशली हेड पॉइंट्स। अब थ्योरी एग्जाम्स में क्या होता है, लॉन्ग आंसर्स में क्या होता है, तो हेड पॉइंट्स को याद रखना बहुत जरूरी है। अब अंदर का कंटेंट तो चलो आप खुद के वर्ड्स में लिख दोगे, बट हेड पॉइंट्स का क्या? तो ऐसे केस में हेड पॉइंट्स अगर आपको याद नहीं भी रहते हैं, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको पहले इस क्वेश्चन को समझ के लेना है, एक बार रीड करो, उसको पूरा समझ के ले लो। उसके बाद सेकेंड टाइम एक नोटबुक ओपन करो, पेन लो और क्वेश्चन को पहले लिखो, उसके बाद सोल्यूशन, पॉइंट नंबर 1 लिखा, पॉइंट नंबर 2 लिखा, पॉइंट नंबर 3। तो जस्ट पॉइंट्स को आपको यहां पे लिखना है। अब इसके देखिए 3 फायदे। एक, आपने पहले रीड किया जिससे आपको वो समझ में आया। सेकेंड, उसको आपने लिखा जो 7 टाइम्स रीडिंग के बराबर है, तो आपको याद ज्यादा जल्दी रहेगा। थर्ड, अगर आप एक ही बुक को मेंटेन करते हो ऐसे नोट्स बनाने के लिए, तो एंड में जब रिवीजन की बारी आती है, एग्जाम के टाइम अगर आपको क्विक रिवीजन करना है, तो आपके पास ऑलरेडी आपके नोट्स है, क्वेश्चन है, सारे पॉइंट्स है, आपने रिवाइज कर लिया। कोई पॉइंट है जो आपको याद नहीं आ रहा है, अरे यार इसका मतलब क्या था, फटाफट रेफरेंस बुक लिया, उसको रेफर कर लिया, राइट? तो ये आपकी कई तरीके से मदद करता है। मैंने खुद इसको प्रैक्टिस करा हुआ है। टिल द लास्ट एग्जाम जो अभी तक मैंने दिया है, मैंने हमेशा लिखकर पढ़ने की कोशिश करी है। हमें भी आपकी तरह बहुत सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स होते थे, जैसे मैनेजमेंट मैंने करा हुआ है, तो मैं यही चीज को करती थी, यही चीज को प्रैक्टिस करती थी। इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स है तो उसके डायग्राम को ड्रॉ करती थी। देखो बेटा, डायग्राम रीड करके या ऐसे पढ़ के समझ में नहीं आते हैं, आपको लिटरली यहाँ पे उसको ड्रॉ करना है, एक बार नहीं 4 बार ड्रॉ करना है। ड्रॉइंग के टाइम जरूरी नहीं है कि आप स्केल लो, ठीक है, आप रबर लो, जरूरी नहीं है। ड्रॉ करते वक्त आपने रफली भी इसको ड्रॉ कर दिया, समझ लिया कहां पे कौन सा पॉइंट मार्क होगा, कहां पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, ठीक है, कैसे कहां पे प्राइसिंग मार्क करना है, कहां पे डिमांड मार्क करना है, कैसे उसका आपको यहाँ पे सर्कल बनाना है, एरो बनाना है, आर्क बनाना है। ये सारी चीजें जब आप उसको एक्चुअल में ड्रॉ करते हो तब आपको मेमोराइज होती है। और इसीलिए राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मच मोर देन रीडिंग। अगर आप लिख के पढ़ते हो, आपको कई गुना ज्यादा ये जल्दी चीजें याद रह जाएगी। ठीक है, चलिए भाई, हम जाते हैं टू द लास्ट एंड ऐसा पॉइंट जो हमेशा मैंने बिजनेस स्टडीज में इस्तेमाल किया है, जो कि है निमोनिक्स। निमोनिक्स का मतलब होता है कोई भी लॉन्ग आंसर का शॉर्ट फॉर्म। एक चीज, जब भी निमोनिक्स का इस्तेमाल करो, बहुत ही केयरफुली इनका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। अगर मैं कहती हूं कि मेरे एक चैप्टर में 8 क्वेश्चंस है या 10 क्वेश्चंस है, ठीक है, तो मतलब पूरे टेक्स्ट बुक में लेटेस्ट से 100 क्वेश्चंस है, तो 100 निमोनिक्स नहीं हो सकते। और 100 निमोनिक्स को अगर याद रखने की कोशिश करी तो उसके लिए फिर निमोनिक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि जब भी आप निमोनिक्स का इस्तेमाल करो, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जिनको याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उनके लिए निमोनिक का इस्तेमाल करें, बहुत ही केयरफुली इनका इस्तेमाल करें। जैसे कि 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के 95 to 99% चांसेस है। तो ऐसे केस में अगर आप निमोनिक का इस्तेमाल कर रहे हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी एक निमोनिक दिया हुआ है। निमोनिक बहुत ही सिंपल है, CID यूज यूजर सोडा। तो मुझे बहुत इजीली राइमिंग वर्ड्स का इस्तेमाल किया, CID की बात करी, सोडा की बात करी, तो इजीली याद भी रह जाएगा। CID यूज यूजर सोडा। तो यहाँ पे 14 प्रिंसिपल्स ये निमोनिक से मैं इजीली याद रख सकती हूँ, राइट। तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए ऐसे निमोनिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। निमोनिक्स के ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बिजनेस स्टडीज के लिए क्लास 12 के लिए बना चुकी हूं, जिसको आप चाहो तो हमारे चैनल पे रेफर कर सकते हो। ठीक है, दोबारा हम बहुत ही जल्द मिलेंगे। आज की ये जो टिप्स थी सिर्फ आपके लिए थी कि आप यहाँ पे लॉन्ग आंसर्स को बस पढ़ो नहीं, बट उसको इजीली यहाँ पे याद भी रख पाओ। ठीक है, दोबारा हम बहुत ही जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्टडीइंग।